मिडिल ईस्ट में ईद के मौके पर खासकर फ़िलिस्तीन की जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक उम्मीद जगाती है कि तुम फूलों को तोड़ सकते हो लेकिन तुम फूलों को खिलने से नहीं रोक सकते हो, तुम बसंत को आने से नहीं रोक सकते हो। आखिर फ़िलिस्तीन के बच्चों ने आज गुब्बारे उड़ाए और ईद का जश्न मनाया। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इजराइल को गुमान था कि उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, ताकतवर हथियार है और वो फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी, खुशी भी होगी और इंसानियत के लिए कद्र भी बढ़ेगा कि इजराइल के 10 मरकेबा टैंक जो हैं वो फ़िलिस्तीन में उड़ा दिए गए हैं और ये बातचीत इंटरसेप्ट हुआ है। मतलब फ़िलिस्तीन को बचाने के लिए हमास फिर से खड़ा हुआ है। वो युद्ध अभी क्लियर नहीं हुआ है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ईरान ने जो वादा किया था दुनिया से कि इजराइल नक्शे से ख़त्म होगा, फ़िलिस्तीन आज़ाद होगा और खाड़ी देशों में फिर से खुशहाली आएगी, इंसानियत रहेगी। आज फिर से अल अक्सा मस्जिद पर नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। सवाल है कि इजराइल चाहता क्या है? इजराइल एक ग्रेटर इजराइल चाहता है जिसमें वो चाहता है कि लेबनान उसका हो, फ़िलिस्तीन उसका हो और बाद में तुर्की भी उसका हो। बारी तो पाकिस्तान की भी आएगी और खाड़ी देश जो आज चुप हैं या बैठक कर रहे हैं उनको लगता है कि वो बच जाएंगे तो वो भी नहीं बचेंगे। सोचिए अमेरिका की क्या पॉलिसी थी कि वो ईरान पर हमला करेगा, सहारा लेगा खाड़ी देशों का और खाड़ी देश को भी युद्ध में झोंक देगा और खाड़ी देशों के तेल पर उसका कब्जा है, गैस पर उसका कब्जा है और खाड़ी देशों को हथियार भी वही बेचेगा। लेकिन इन सब मंसूबों पर ईरान ने पानी फेर दिया है। F-35 कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने रडार से पहले तो इस प्लेन को, फाइटर प्लेन को इंटरसेप्ट किया और फिर उसको गिरा डाला। 15 से ज़्यादा बड़े फाइटर प्लेन्स अमेरिका के गिरे हैं, ये छन छन कर खबरें आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका और इजराइल खबरें लगातार रोक रहा है। कोई भी पत्रकार इजराइल जाकर खबरें नहीं दिखा सकता है कि उसकी कितना नुकसान हुआ है। एक आरटी न्यूज़ के पत्रकार पर तो बाकायदा रॉकेट दागे गए, वो बाल बाल बच गया, वो फिर सड़कों पर आया जो लेबनान से रिपोर्टिंग कर रहा था। दरअसल इस युद्ध में खबरें किस तरह की छुपाई जा रही वो समझिए। ईरान में फ़िलिस्तीन की तरह निर्दोष लोगों पर बम गिराए जा रहे हैं, स्कूलों पर बम गिराए गए हैं, अस्पतालों पर बम गिराए हैं। ईरान के रिफाइनरी को पहले जलाया गया, ईरान के बैंक को पहले जलाया गया, लेकिन अभी भी ईरान जो है वो इस युद्ध को युद्ध की तरह लड़ रहा है। वो अमेरिका के सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है, वो अमेरिका के फाइटर प्लेन को टारगेट कर रहा है, वो इजराइल के हाइफा शहर को टारगेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश हुई, उसके पेट पर लात मारने की कोशिश हुई, ईरान ने कहा कि आंख के बदले आंख और कान के बदले कान। उसके बाद ईरान ने रिफाइनरी पर हमला किया, कतर में एलएनजी गैस पर हमला किया और अमेरिका के बैंक भी उड़ाए हैं। तो ये बात तो ठीक है कि ये युद्ध भयंकर हो रहा है, दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, गैस और तेल महंगे होंगे। लेकिन सवाल है कि ये सवाल अमेरिका से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? सोचिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरह का सनकीवर आदमी है। एक अमेरिकन महिला पत्रकार ने पूछा कि मिस्टर ट्रंप, एप्स्टीन फाइल को क्यों नहीं जारी किया जा रहा है पूरी तरह से? उसने कहा कि तुम एक बहुत ही घटिया पत्रकार हो और तुम्हारे चैनल का लाइसेंस रद्द कर देंगे। मैं एक सम्मानजनक आदमी हूँ और तुम एप्स्टीन फाइल की बात क्यों पूछ सकती हो? ये इतना बड़बोला है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पर्ल हार्बर पर बमबारी हुई थी, जापान के एक पत्रकार ने पूछा कि आपने दोस्तों को बताया क्यों नहीं? उसने तंज किया कि पर्ल हार्बर पर हमले की बात क्यों नहीं बताई थी। लेकिन एक बड़ी खबर बता रहा हूँ जो आपको बताया जा रहा है कि खाड़ी देश ईरान पर हमला करेंगे, खाड़ी देश बैठक कर रहे हैं। सच्चाई है कि ऐसा कुछ नहीं। आज फिर तुर्की ने कहा है, एर्दोगन ने कहा है कि हम ईरान पर हो रहे हमले के खिलाफ हैं और हम इजराइल और अमेरिका की मजम्मत करते हैं। इसका मतलब साफ है कि खाड़ी देशों को पता चल गया है कि इसी युद्ध में उनकी भी मुक्ति है और उनको भी अमेरिका से छुटकारा मिलेगा। वही अमेरिका लगातार धौंस दिखा रहा है। अमेरिका जो है
कह रहा है कि मेरे पास इतने वेपन्स हैं कि अब ईरान बच नहीं सकता है। दरअसल अमेरिका की कोशिश थी कि 2-4 बड़े ईरान के नेता को मारकर अपनी पिट्ठू सरकार बना ली जाएगी और तेल और गैस पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में 80% लोग वहाँ पीएचडी और ग्रेजुएट हैं और वो इस खेल को समझने लगे हैं। और खामनेई की शहादत के बाद ईरान की जनता एक पैर पर खड़ी है और वो सरकार के साथ है। चाहे लारीजानी की मौत हो, चाहे खामनेई की शहादत हो, इन सब के बावजूद ईरान इस युद्ध में मजबूती से डटा हुआ है और उसने अपना 64वां प्रॉमिस ट्रू मिशन को शुरू किया है, जिसमें मिसाइल्स और ड्रोन से वो लगातार अमेरिकी ठिकाने जो खासकर खाड़ी देशों में हैं उस पर हमला कर रहा है। पूरी दुनिया में ईद की खुशियां मनाई जा रही है। भारत में भी कल ईद होगा, लेकिन सोचिए वो कौन लोग हैं जो दुनिया में इंसानियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और जो अपने मसल्स पावर से सुपर पावर बनने के लिए, दुनिया भर के संसाधनों को लूटने के लिए दूसरे देशों पर हमला करते हैं। इसीलिए बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट, जो युवा प्रेसिडेंट है इब्राहिम, ने कहा था कि मैं एक ढेला सोना अब यूरोप नहीं जाने दूंगा। वो हमें 2 रोटी खिलाते हैं और हमारा 2 किलो सोना लेके जाते हैं। यही बात खाड़ी देशों को पता चल गया है कि अमेरिका और ईरान उनके तेल पर कब्जा जमाता है, उनके तेल पर नजरें जमाए हुए है। और धीरे धीरे ही सही इस युद्ध के बाद आप देखिएगा अमेरिका की वो हैसियत नहीं रह जाएगी जो उसकी अब तक है। कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों में उसने तमाम देशों को इनवाइट किया था कि आइए और हुर्मुज स्ट्रीट को आज़ाद कराइए। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज स्ट्रीट से वो सारे शिप जा सकते हैं जो शिप अमेरिका और इजराइल को मदद नहीं पहुंचा रहे हैं। भारत के 2 शिप आए भी हैं, भविष्य में और शिप आएंगे, लेकिन सवाल है कि ईरान आपको अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए। क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर हमला किया है? ये भी सच नहीं है। हमला ईरान और अमेरिका पर हुआ है। सवाल तो ये भी है कि आखिर अमेरिका को ये कौन कहता है कि दुनिया के दूसरे देश हथियार नहीं बनाएंगे। अमेरिका अब वो सारे हथियार बनाता है, वो दुनिया के देशों को हथियार बेचता है और दुनिया को कहता है कि आप हथियार नहीं बना सकते हैं। और ऐसा हथियार तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं जो अमेरिका तक पहुंच पाए। लेकिन खबर यह भी है कि लगातार न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कई अमेरिकी शहरों के ऊपर ड्रोन्स देखे गए हैं। अमेरिका में एक बड़ी आग लगी हुई है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मामला है। तो ये बात तो साफ हो गया। खुद तुलसी गवाड़ ने कहा है कि अमेरिका की रिस तक कई लोगों के पास मिसाइल्स है। सोचिए, नॉर्थ कोरिया के पास इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है जो दूसरे देश तक मार कर सकता है। सवाल है कि नॉर्थ कोरिया पर आपने हमला क्यों नहीं किया? क्या ईरान पर तेल की नज़र थी? मैं बार बार वो इटली के पत्रकार की शब्द आपको याद दिला रहा हूं कि संजोग है या प्रयोग है। जहां जहां लोकतंत्र के नाम पर अमेरिका हमला करता है, वहां वहां के तेल पर कब्जा कर लेता है, उसे वहां वहां तेल का कुआं मिलता है। इजराइल की बात करें तो हाइफा पर फिर से हमला हुआ है, राजधानी तेल अवीव पर हमला हुआ है और इजराइल की तो अब बात ही नहीं हो रही है। इजराइल के पास अब कोई ताकत नहीं रह गई है और वो अब तो बेंजामिन ने कहा कि हमने अमेरिका को नहीं खींचा युद्ध में, अमेरिका भी इस युद्ध को लड़ना चाहता है। तो अमेरिका और इजराइल में भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ईरान के साथ सबसे अच्छी बात है कि हूती जो यमन के लड़ाके हैं वो अब उसके साथ खड़े हो गए हैं। वहीं लेबनान के लड़ाके ने मिसाइल दागना शुरू कर दिया है, क्योंकि लेबनान जो है वो तेल अवीव और हाइफा के नज़दीक है। तो लेबनान के पास हथियार पहुंच रहे हैं, लेबनान हमला कर रहा है। साथ ही हमास के जो लड़ाकू हैं वो ग्राउंड जीरो पर इजराइल के फौज पर भारी पड़ रहे हैं। तो ये युद्ध जो है अमेरिका के साथ अब कई देश खड़े हो गए हैं। फिलहाल ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ही लड़ रहा है, जबकि इजराइल और अमेरिकी अड्डों के खिलाफ यमन लड़ रहा है जिसके लड़ाके हूती हैं, हिजबुल्लाह लड़ रहा है जिसके लेबनान के लड़ाका है, और हमास लड़ रहा है जो फिलिस्तीन का लड़ाका है। और ईरान खुद इस मामले में मोर्चा संभाले हुए है। यह युद्ध इतना लंबा जाएगा, ईरान उससे पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि उसके पास मिसाइलों का जखीरा है और अब उस पर बड़े बम भी प्लांट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से F-35 को उसने मार गिराया है, अब अमेरिका अपने जहाज को उड़ाने से पहले इतनी बार सोचेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस युद्ध में दिवांग ने लिखा है कि बंद मुट्ठी 9 लाख खा और खुली मुट्ठी खाक का। तो अमेरिका ने मुट्ठी जैसे ही खोला, दुनिया के सामने उसकी पोल पट्टी खुल गई,
कि वो एक विश्व शक्ति नहीं रहा, उसके कब्जे वाली नीति का कोई भी सरकार विरोध करेगा। ये युद्ध देर सवेर तो खत्म होगा, आज न कल खत्म होगा, लेकिन इसकी कीमत दुनिया को चुकानी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका वो गंवा चुका है जो पिछले 100 साल से उसने बना रखा था। सुपर पावर का टैग था, सबसे उन्नत हथियार था, हथियारों का वो बिजनेस करता था। तो देर सवेर ही सही, ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसको तमाम प्रतिबंधों से आज़ादी मिलेगी। अभी भी वो दोगुना तेल बेच रहा है, लेकिन अमेरिका का क्या होगा? सारे खाड़ी देशों से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंद गया है। इजराइल का क्या होगा? ईरान ने ठीक ही कहा था कि नक्शे से खत्म होगा इजराइल, और अब इजराइल को बचाने कौन आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप मान लीजिए ईरान को कोई अकेले नहीं छोड़ने वाला है। ईरान अमेरिका के कब्जे में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ईरान के साथ रूस और चीन है, और रूस और चीन चाहता है कि ईरान के तेल और गैस पर अमेरिका का कब्जा ना हो, इजराइल का कब्जा ना हो। तो ये युद्ध जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। हाँ, दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी, आम आदमी की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन इसके लिए आप ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए आपको अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। रही बात खाड़ी देशों की, तो शुरुआत में उनको डर था, ये वाजिब है। अमेरिका उनसे सुरक्षा के नाम पर तेल लेता था, अपने सैनिक अड्डे बनाकर दे रहा था, लेकिन अब वो डर भी खत्म हो गया है। और देर सवेर अब खाड़ी देश जो हैं वो तेल का कारोबार अपने पैसे से करेंगे, और जब ये सब ठीक होगा तो तेल और गैस अब सस्ता भी होगा, क्योंकि उस पर अब अमेरिका की मोनोपोली नहीं रहेगी। तो जो भी कुछ, कई बार क्या होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है लेकिन ठीक होता है। पूरी दुनिया से अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई। सोचिए, भारत के लिहाज से आप बात कीजिए, याद कीजिए वो तस्वीरें जब लोगों को हथकड़ी बांध कर भेजा गया था। याद कीजिए बरबोला ट्रंप जिसने 50% टैरिफ लगा दिया था। याद कीजिए उस बरबोले ट्रंप को जिसने कहा था कि $500 बिलियन का हमसे सौदा करना पड़ेगा। याद कीजिए उस बरबोले ट्रंप को जिसने कहा था कि मुकेश अंबानी को हमारे यहाँ रिफाइनरी लगाना पड़ा। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया को अगर आज सबसे ज़्यादा किसी से खतरा है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों से खतरा है, जो अपने पाप छुपाने के लिए देश को, अपने ही देश को युद्ध में धकेल देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। उसको हथियार बनाने की आज़ादी है, छूट है, क्योंकि कोई भी देश अपने देश के लिए हथियार बना सकता है। सवाल है कि सारे हथियार अमेरिका के पास ही क्यों? व्हाई हैज़ ऑल द फन टू अमेरिका? सारे अधिकार, सारे हथियार अमेरिका का क्यों? दुनिया अमेरिका का बाजार है क्या? और ये बात उन तमाम देशों पर लागू होता है जो विस्तारवादी नीति अपनाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये युद्ध लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, और इसमें ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच एक फासला तो तय हो गया है कि इस युद्ध को इजराइल और अमेरिका नहीं जीतने जा रहा है, और ईरान अपनी संप्रभुता को बचाए रखेगा, क्योंकि उसके पास कम से कम 8 साल लगातार युद्ध लड़ने का अनुभव है, और अभी उसके पास 10 सालों का हथियार का जखीरा है। जबकि खुद यूरोप ने कहा है कि हमारे पास हथियार नहीं है, हाथ खड़े कर दिए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।